Hello everyone. Hi, this is Vitali. Welcome to evidyarthi.in. I hope you all are doing great. क्योंकि हम आज जो एक चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत ग्रेट है और बहुत ही फैला हुआ टॉपिक है, यानी कि अब तक हमारे पूरे यूनिवर्स इनफैक्ट अर्थ पे तो बहुत ही छाया हुआ है. ठीक है, सो दैट इज वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ग्रेविटेशन. तो इससे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं लाइक मोशन एंड फोर्स, वो दोनों ही चैप्टर समझ लीजिए कि ये उसका एक पार्ट है, कहीं ना कहीं वो दोनों ही चैप्टर इससे रिलेटेड हैं. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन. आपको इसमें समझ आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स कितना डिटेल मांगेंगे, फोर्स किस तरीके से इससे रिलेटेड है, सब कुछ आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू दी टॉपिक्स. फर्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशन. सबसे पहले हमें समझना है ग्रेविटेशन होती क्या है, बेसिकली ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम जो अभी हम खड़े हैं, या फिर आपके केस में अगर आप बैठे हो, लेटने वाला केस तो मैं लेके ही नहीं चल रही हूँ. ठीक है, सो आपके केस में अगर आप बैठे हो या मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट किस वजह से पॉसिबल है वो थोड़ी देर में हम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल हैव फ्री फॉल कॉन्सेप्ट, और फ्री फॉल कॉन्सेप्ट से हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टर्म आता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास है मास एंड वेट. दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत क्लियरली अभी तक ये कॉन्सेप्ट हमने समझा नहीं है, बट जहां पर हम साइंस के उस ब्रांच के साथ डील कर रहे हैं, यूनिवर्स हो गया, स्पेस है, बेसिकली जितना भी आपकी फिजिक्स में आता है, वहां पर आपको इस चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छे से समझ आएगी कि मास एंड वेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, इसी तरीके से वी विल लर्न अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर. देन मूविंग ऑन बॉयंसी. अब ये एक टाइप का फोर्स है, कैसा फोर्स है थोड़ी देर में आप इसे समझ जाएंगे. ठीक है, देन वी हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द लास्ट इज द रिलेटिव डेंसिटी. तो एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे और आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन को एक बार मैं आपको फिर से शो करती हूँ, जिस तरीके से आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कि अगर यहाँ पर एक अर्थ है और अर्थ पे हमने ये एग्जाम्पल तो बहुत कॉमनली देखा है कि कोई भी ट्री से अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, नॉट इवन अ ट्री, अगर किसी बिल्डिंग से भी, इनफैक्ट अगर ये पेन इस वक्त मैं छोड़ दूं तो ये नीचे ही जाके गिरेगा. अगर मैं इसे इस तरीके से ऊपर थ्रो करूं तब भी ये नीचे ही जाके गिरेगा. तो ऐसा क्या है जो हर ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे जाके फॉल करता है? सो कहीं ना कहीं पर वहां पर हमारे ग्रेविटेशन का रोल आता है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक मून दिख रहा है और मून का अर्थ के साथ एक रिलेशन बनाया गया है. क्या होता है, क्योंकि वो एक हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, इस वजह से वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अर्थ के आगे या पीछे आ रही है, यानी कि अर्थ की तरफ ज्यादा झुक रही है या फिर उस पर गिर रही है. तो वो एक अपने ऑर्बिट में हमेशा घूमती रहती है. सो ऐसा क्या है जो हमेशा उसे अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए मजबूर करता है? वो भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन में ही आंसर उसका छुपा है. ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी समझोगे कि क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में. मेरे पास एक वर्ल्ड का पिक्चर है और पूरे वर्ल्ड पे एक मैग्नेटिक फील्ड, कहीं ना कहीं पे एक इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमें अपनी जगह पे बांधे रखता है. ठीक है, यहाँ पर हमारा खड़ा होना, आपका वहां पे बैठना, मून का अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करना और हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, ये इस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, आपकी वाली नहीं. ठीक है, सो वहां पर रिलेट नहीं करो, बट इन सभी चीजों में ग्रेविटेशन का रोल होता है. सो बेसिकली अगर मैं ग्रेविटेशन को आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ग्रेविटेशन आप समझ सकते हो एक इस टाइप की फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कहीं ना कहीं पे बांधे रखती है. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो हमें अर्थ का ग्रेविटेशन
खड़ा होने के लिए अलाउ करता है। ऐसा तो नहीं है वी आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, हम उल्टे तो नहीं खड़े, इसी पोजीशन में क्यों है। इसी तरीके से व्हाइल यू आर सिटिंग या फिर आपके सामने जो भी आपके किसी टेबल पे, सोफे पे सामान पड़ा है वो क्यों है, उसी तरीके से वो क्यों रखा है, ये सब उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल है। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको इस वक्त कहां से मिल रही है, मेनली ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ग्रेविटेशन क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो हमें हमारे अर्थ की वजह से मिलता है, जिसकी वजह से इफ एनीबॉडी इज वॉकिंग, अगर कोई भी चल रहा है या फिर अगर हम किसी एरोप्लेन की भी बात करें, वो भी अगर फ्लाई है, ऊपर है, तो इतना ही डिस्टेंस है कि वो अर्थ से थोड़ा ही डिस्टेंस, ऐसा मान सकते हो कि मैक्सिमम 12 किलोमीटर के ऊपर वो नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि वो उड़ते उड़ते कुछ इतना उसमें कुछ मिरेकुलस चीज हो जाए कि वो अर्थ के बाहर चला जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन से निकलना, इनफैक्ट किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशन से निकलना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो टॉपिक था ग्रेविटेशन, उसका आपको आइडिया लग ही गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज फ्री फॉल कॉन्सेप्ट। तो अब भाई फ्री फॉल क्या है, यहाँ पर देखते हैं। आपको इसकी पिक्चर से क्लियरली दिख रहा होगा कि अच्छा फ्री फॉल तो हो गया भाई, कैसे ये गिर रहा है। इनफैक्ट ये फ्री फॉल को भी नहीं पकड़ पा रहा। ठीक है, पिक्चर तो कुछ ऐसा ही शो कर रही है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चीज का फ्रीली फॉल होना, किसी भी हाइट से या इनफैक्ट कहीं से भी, बट जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, गिरता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके एयर में ही लटक गया है। ठीक है, वो हमेशा अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्री फॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लस कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है, सो बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ का जो फोर्स है वो अपनी तरफ क्या करता है, उसे पुल करता है, खींचता है। और क्योंकि उसके खींचने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट के स्पीड के चेंज होने से क्या आता है हमारे पास, वेलोसिटी में चेंज क्या बताता है हमें, एक्सेलरेशन। और इसीलिए हमें फ्री फॉल कॉन्सेप्ट से एक नया टॉपिक मिलता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आपको समझ आया कि किस तरीके से फ्री फॉल कॉन्सेप्ट से मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला है। Now moving on to next, we have mass and weight. अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास एंड वेट में बेसिक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है अभी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। बेसिकली मास क्या होता है, ये जो आप बात करते हो ना, 40 किलो, 50 किलो या फिर 2 किलो, सब्जियों या फ्रूट्स के अगर मामले में हम बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं कि भैया 2 किलो कर दो, 4 किलो कर दो। तो ये जो हम केजी में एक्सप्रेस करते हैं, ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि कितना उसका वजन है। बट कहीं ना कहीं हम इस वजन को वेट से भी इक्वल समझते हैं, है ना। बट फिजिक्स आपको ये नहीं कहता है। फिजिक्स आपको ये कहता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कंटेंट है, बट वेट हमें बताता है फोर्स। यस, आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा शॉकिंग भी लगेगा कि वेट फोर्स कैसे हो सकता है। यानी कि अगर आप अपना वेट मेजर करते हैं किसी भी वेइंग मशीन में, जब भी हम ना वेट देखते हैं, कभी ऐसा माइंड में आया है कि ये हमारी फोर्स है, बट इट इज एक्चुअली अ फोर्स। और वो फोर्स इस वजह से है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन पे, अर्थ के ऊपर आप कितनी तेजी से खड़े हुए हैं, आप कितनी फोर्स के साथ खड़े हुए हैं, या उसने आपको कितनी पावर के साथ अपने साथ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, दैट इज द वेट। तभी मैंने आपको यहाँ पर क्या शो करा है, देखो जैसे ही हम किसी भी और मीडियम में जाते हैं, अब यहाँ पर तो बेसिकली पैराशूट के साथ हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये अर्थ के बाहर है तो वेटलेस हो गए हैं। तो वेटलेस क्या है, ये भी एक हमारे पास नया टर्म आया है। तो वेटलेस बेसिकली ये होगा, डायरेक्शन देखो उसमें बिल्कुल यही होती है, हालत इंसान की यही होती है कि वो जमीन पे खड़ा नहीं हो सकता है, इनफैक्ट वो हमेशा उड़ता रहता है। तो वेटलेस क्या होता है,
जैसे अगर ये मीडियम चेंज होता है, फॉर सपोज अगर ये अर्थ की जगह पे मैंने आपको कोई स्पेस में किसी भी रॉकेट के या स्पेस शटल के द्वारा पहुंचा दिया, तो वहां इतनी इजीली आप वॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वहां पे वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करेगी। तो क्योंकि वेट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल वहां पर खत्म हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है, वेटलेसनेस, ठीक है। इसी तरीके से जब तक हमारी बॉडी अर्थ पे है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम अपने वेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बेसिकली हम अपने मास को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट ये चीज नहीं हो सकती है अगर हम स्पेस पे जाके खड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा तो सही लेकिन बहुत ही कम होता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करती है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब यहाँ से मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। सो थ्रस्ट एंड प्रेशर में कहीं ना कहीं पे फोर्स तो है, बट किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है और कितने एरिया में फोर्स लगाई गई है उसको कहा जाता है प्रेशर। अब ये आपके लिए बहुत ही कॉमन पिक्चर है कि किसी भी पाइप से अगर पाइप का होल बहुत ही छोटा है तो पानी की एक डायरेक्शन, जो एक धार होती है, वो अलग होती है, और जैसे जैसे मैंने होल या फिर किसी भी बाल्टी में अगर कोई लीक होता है तो आपने देखा होगा ना कि कितनी धार से, कितने प्रेशर से वहां से पानी निकलता है। तो फोर्स एंड प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स है, लेकिन कितने एरिया में वो फोर्स लगाया जा रहा है उसको बोला जाता है प्रेशर। सो बेसिकली अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं कह सकती हूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। और अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट हो गया, आपने कभी देखा है किसी भी हैमर से जब हम किसी नेल को दीवार में या फिर किसी भी वुडन बॉक्स में अगर हम उसे नेल करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि किस डायरेक्शन से हम उसे ठोक रहे हैं। अगर हमने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो वो इतने अच्छे से फिक्स नहीं होने वाला है। तो वहीं कहीं ना कहीं हमारा थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है, यानी कि हमारी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी, इस टाइप का फोर्स, ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन, अगर हमेशा फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, थ्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है और किस तरीके से फोर्स से रिलेटेड है ये भी आपको समझ आया हो, ठीक है। चलो, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड वी हैव बॉयंसी। सो बॉयंसी में आप यही समझने वाले हो कि अगर फिश के लिए पानी में रहना आसान है तो वो क्या पॉइंट है या फिर वो ऐसी क्या पावर है जिसकी वजह से वो हर वक्त आराम से पानी में फ्लोट या सिंक कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो क्या होता है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कॉन्सेप्ट आप इसी बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स से समझेंगे। सो होता क्या है, कभी आपने देखा होगा अगर हमने पानी को, अपने हाथ को भी पानी में, कोई भी बकेट अगर हमारे पास है विच इज फुल ऑफ वाटर, और अगर हमने उसमें अपने हाथ को इमर्स किया है तो नीचे से एक अपवर्ड, नीचे से हमें एक फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जरूर एक्सपीरियंस होती है। तो वो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, खाली बाल्टी में तो ऐसा नहीं होता ना, पानी वाले में क्यों है, क्योंकि पानी क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है दैट इज नोन एज बॉयंट फोर्स, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ऑन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस बॉयंट फोर्स दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये आप अगर देखोगे ना तो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने या फिर जिस पर्सन ने इसे ढूंढा था, आर्किमिडीज नाम के, उन्होंने क्या किया था, जैसे ही उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आया था, सो ही वेरी सरप्राइजिंगली सेड यूरेका। सो बेसिकली उन्हें जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था तो उन्होंने बोला था कि आई गॉट दिस, मुझे समझ आ गया है, ठीक है। सो क्या था इस कॉन्सेप्ट में, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, आर्किमिडीज का ये कहना था कि अगर कोई भी चीज को इमर्स करते हुए, सपोज एक बकेट फुल ऑफ वाटर, अगर हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, फॉर से अ बॉल, ठीक है,
तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी उसकी वजह से बाहर आया है, अगर हमारी बकेट ओवरफ्लो कर गई है और पानी सारा बाहर निकल गया है, तो ये जो बॉल को इमर्स किया गया है, इसकी वजह से पानी ने एक फोर्स लगाया है, एक प्रेशर लगाया है अपवर्ड डायरेक्शन में। वही मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, बॉयंट फोर्स के नाम से। तो ये जो बॉयंट फोर्स है ये इक्वल है टू द मास ऑफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, यानी कि जितना पानी आपका डिस्प्लेस हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हुए, वो किसके इक्वल है, टू द बॉयंट फोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन्हें हम अपने पूरे चैप्टर में आराम से डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया जरूर लग जाएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, प्लस ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शिप्स का हमारे ओशंस में या फिर सी में चलना सिर्फ आर्किमिडीज एंड बॉयंट फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? सबसे पहले तो डेंसिटी को समझना जरूरी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है गिवन स्पेस में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी के नाम से जानते हैं। प्लस रिलेटिव, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो बलून्स है ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। इनफैक्ट आपका जो हीलियम बलून्स होते हैं ना, जो हवा वाले जिसमें गैस भरी जाती है, वो साइकिल पे लेके घूमते थे और उससे हवा भरते थे और हम उसे पकड़ के ऐसे घूमते थे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो बलून्स है, उसके अंदर एक हीलियम गैस होती है, और वो हीलियम गैस भी किसका रिजल्ट है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। क्यों ऐसा हुआ कि उन गुब्बारों में हीलियम गैस ही भरी गई है, कोई और हवा क्यों नहीं? हमने अपने मुंह से ऑक्सीजन क्यों नहीं उसे दे दिया है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं दिया? तो ये सब आप चैप्टर में आराम से समझेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से कोई भी बलून्स जो है हवा में आराम से उड़ सकते हैं। सो वो सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी में। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर का ओवरऑल व्यू। आपको इसे समझ आ जाएगा आपके चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आई कैन एश्योर यू। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बाद। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।